आज हम व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में हमारे 9th के सेकेंड चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसमें हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे कॉपर सल्फेट, अशुद्ध कॉपर सल्फेट से हम शुद्ध कॉपर सल्फेट की प्राप्ति करते हैं। इस विधि को हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। तो याद रखना है कि यहाँ पर एक चीनी की प्याली लेंगे, 5 ग्राम इम्प्योर या अशुद्ध कॉपर सल्फेट लेंगे और इस कॉपर सल्फेट को इस प्याली में डालकर जल की न्यूनतम मात्रा में घोलने का प्रयास करेंगे। जल की न्यूनतम मात्रा, बच्चों यहाँ लिख लीजिए, जल की न्यूनतम मात्रा। और फिर इसे हम कुछ समय के पश्चात वाष्पीकरण की विधि, और यहाँ बच्चों वाष्पीकरण भी किसी क्या बोलते हैं, हीट या ताप के प्रभाव में नहीं होगा। यहाँ पर जो वाष्पीकरण होगा वो खुद से होगा और हम उसे एक कमरे में रख देते हैं कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए। उसके पश्चात हम देखते हैं कि उसमें वाष्पीकरण हो गया है। फिर हम उसे छानने के पश्चात हमारे पास जो हमें क्रिस्टल मिलेगा वह शुद्ध कॉपर सल्फेट का होगा। इस विधि को हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। इस विधि को हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। यहां पर क्या होता है कि क्रिस्टलीकरण करने से जो ठोस विघटित हो जाते हैं, जो चीनी के समान जैसे कुछ गर्म करने पर झुलस जाते हैं, वह इसमें पूर्ण रूप से अशुद्धियां निकल जाती हैं। छानने के पश्चात अशुद्ध विलय पदार्थ भी को विलायक में जो घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं, वह भी वाष्पीकृत करण होने पर ये अशुद्धियां इस ठोस से दूर हो जाती हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि छानने के पश्चात भी अगर कोई अशुद्ध पदार्थ इस विलय में मौजूद है तो उसे छानने की प्रक्रिया के दौरान वह निकल जाएगा, और अगर वाष्पीकरण के पश्चात अगर कोई ठोस अशुद्धियां हैं तो वह भी यहाँ से इस प्योर कॉपर सल्फेट या शुद्ध कॉपर सल्फेट से निकल जाती हैं। तो अब आप देखते हैं कि इसका उपयोग क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लीजिएगा कि छानने से क्या होगा कि जो घुलनशील होंगी वह छन जाएंगी और वाष्पीकृत से कुछ चीनी के समान, जब हम चीनी को जलाते हैं तो आपने देखा होगा कि क्या होता है, वह चीनी गर्म करने पर झुलस जाता है, तो उस प्रकार कुछ वाष्पीकृत में भी झुलस जाएंगे। तो इस प्रकार हमें प्योर या शुद्ध कॉपर सल्फेट की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भाई परिवर्तन होता है 2 प्रकार का, परिवर्तन होता है भौतिक और रासायनिक। भौतिक में क्या होता है कि आपकी प्रारंभिक अवस्था वस्तु की और अंतिम अवस्था वस्तु की समान होती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। अगर हम इस दोनों को देखें, यह जल है जिसे हम लिखते हैं H2O, इसकी अवस्था लिक्विड, और यह भी जल का सूत्र है लेकिन यहाँ इसकी अवस्था है ठोस। यह प्रक्रिया भौतिक या परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यहाँ पर कोई भी नया पदार्थ नहीं बना है, लेकिन अगर हम इस लकड़ी को जला दे तो हमें प्राप्त होता है राख, और यह दोनों ही बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है। तो यह प्रक्रिया कहलाएगी रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन। तो अगर आपकी वस्तु की अवस्था संपूर्ण रूप से चेंज हो जा रही है तो वह रासायनिक परिवर्तन का। तो प्रारंभिक वस्तु और अंतिम वस्तु की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक वस्तु जल है और अंतिम वस्तु बर्फ है, लेकिन दोनों ही क्या है, दोनों का ही अणुसूत्र H2O है। भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। अगर मैंने कोई कागज लिया और इस कागज के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, इस कागज के छोटे छोटे टुकड़े करने से भी यह कागज ही है बच्चों, और ये भी कागज ही है, बस कागज के टुकड़े हैं। इसमें जो अवयव उपयोग किए गए हैं किस कागज को बनाने के लिए, वही अवयवों का उपयोग इस्तेमाल इन कागज के कणों में भी किया गया है। तो यहाँ पर जो अवयव सेम है, यहाँ पर वह कण समान है, यहाँ पर वो रासायनिक कण
अलग नहीं होते, दोनों अवस्था में मतलब प्रारंभिक स्थिति में भी और अंतिम स्थिति में भी समान रहते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है बच्चों, जैसे हम देख सकते हैं कि अगर हमने हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस लिया और इसने जल का निर्माण किया। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस और जल ये तीनों ही अलग चीजें हैं। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन का जहां उपयोग हम श्वसन के लिए करते हैं, जल का उपयोग हम जल पीने के लिए करते हैं, और इन सभी का रासायनिक सूत्र भी अलग है। इनकी यहाँ पर जल एक नया पदार्थ है जिसका निर्माण हो रहा है, तो यह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है, और इस प्रकार के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो तत्व क्या होता है बच्चों, पहले उसे समझते हैं कि तत्व जिसमें हम धातु, अधातु तथा उपधातु के बारे में पढ़ेंगे। मिश्रण जहां हम समांगी विषमांगी मिश्रण के बारे में पढ़ चुके हैं। तो धातु क्या होती है, चमकीली होती है, ताप और विद्युत की सुचालक होती है, तन्य डक्टाइल होती है, आघातवर्ध मेलेबल होता है। तो देखते हैं कि ये क्या है, ये तन्य है। अगर किसी धातु को तारों में खींचा जा सके, जैसे सोना, चांदी, कॉपर, इन सभी के तार खींचे जा सकते हैं, तो इसे उस पदार्थ का या उस धातु की तन्यता कहते हैं। या आवाज उत्पन्न करती है, या आघातवर्ध है। मतलब अगर जैसे हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम को हम हथौड़े से पीट कर पतली चादरों में बदल सकते हैं, पतली चादरों में बदल सकते हैं, तो पतली चादरों में धातु का बदलने की प्रक्रिया आघातवर्ध कहलाती है। अगर आपको इस लेसन को और धातु, अधातु, उपधातु को अच्छे से समझना है तो 10th में आप इसे बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे, जहां हमारा चैप्टर का ही नाम है धातु, अधातु, उपधातु। बट यहाँ पर हम सिर्फ इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि तन्य क्या होता है, आघातवर्ध क्या होता है। चमकीली, तो आप देख सकते हो कि ये सारी धातुएं चमकीली हैं। फिर आता है धातु, यह जस्ट ऑपोजिट होता है धातु के। यहाँ यह ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं, चमकीली, प्रतिनभुन, आघातवर्ध नहीं होते हैं बच्चों। यह धातु का ऑपोजिट होता है अधातु। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपने वातावरण में आपने जो भी गैस का नाम सुना है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, यह सब अधातुओं से मिलकर बनी होती हैं। यह सभी अधातुओं से मिलकर बनी होती हैं। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेप्शंस होते हैं, इनका व्यवहार, इनके धातु अधातु, जैसे कि मरकरी धातु है लेकिन यह रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, जबकि सारी धातुएं ठोस होती हैं। ब्रोमीन या भी द्रव है और ये एक अधातु है। अधिकतर तत्व ठोस हैं, जबकि 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस होते हैं। उपधातु क्या होते हैं, जिनका बिहेवियर धातु और अधातु के बीच का हो। जिनका जो बिहेवियर धातु और अधातु के बीच का हो उन्हें हम उपधातु कहते हैं। मतलब उनका नेचर धातु से भी मिलता हो और अधातु से भी। धातु जिसे हम मेटल बोलते हैं और अधातु जिसे हम नॉन मेटल्स बोलते हैं। तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, यह सब उपधातु के उदाहरण हैं। यौगिक क्या होता है, वह पदार्थ जब दो या दो अधिक तत्वों से मिलकर एक निश्चित अनुपात में, एक नियत अनुपात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, निश्चित अनुपात, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी मिक्स किया और आपको यौगिक का निर्माण हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। यौगिक के निर्माण के लिए निश्चित अनुपात की जरूरत होती है। मतलब ये नहीं कि आपने हाइड्रोजन गैस पकड़ा, ऑक्सीजन गैस पकड़ा, उसको मिला दिया और जल का निर्माण हो गया, नहीं। आपको हाइड्रोजन का कुछ वैल्यू, जैसे यहां पर या 2 मोल है और ऑक्सीजन गैस 1 मोल है और या 2 मोल है। मतलब जब 2 मोल हाइड्रोजन के अणु 1 मोल ऑक्सीजन के अणु से मिलते हैं तो 2 मोल जल का निर्माण करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है कि जैसे एक
तो यहाँ पे समझ में आता है कि यहाँ पे जो ये नंबर है यह सब निश्चित होता है, यह सब निश्चित होता है। ये नहीं कि आपने कोई भी मात्रा पकड़ी हाइड्रोजन गैस की और ऑक्सीजन गैस की, उसको मिला दिया और जल का निर्माण कर दिया। तो यौगिक एकदम नया पदार्थ होता है। क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जल के समान है? नहीं, इन सभी का बिहेवियर अलग है। यौगिक में नए पदार्थ का निर्माण होता है, एक निश्चित अनुपात होता है और वो रासायनिक तौर पर संयोजन करने से बनता है। इन सभी चीजों को हम और अच्छे से जानेंगे क्लास 10th में, लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए कि यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बनता है और रासायनिक तौर पर एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं जब 2 या 2 अधिक तत्व तो आपस में मिलते हैं तो क्या पाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर आयरन को हमने सल्फर से मिला दिया तो ऐसे कुछ बनेगा नहीं, लेकिन आयरन और सल्फर को अगर आपने ताप दिया तो आयरन सल्फाइड का निर्माण हुआ है, एक नया यौगिक बना है, एक नया यौगिक बना है। ये नया यौगिक है, ये आयरन है, ये सल्फर है और इससे एक आयरन सल्फाइड या आयरन सल्फाइड का निर्माण हुआ है। तो ये एक नया यौगिक बना है। मिश्रण क्या होता है? यौगिक नए पदार्थ का निर्माण होता है, किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आपने चीनी और जल के मिश्रण से जो मिश्रण तैयार होता है उसमें कोई चीज नई नहीं होती है, वहां पर आपको एक मिश्रण प्राप्त हुआ है। जबकि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिला दे तो यहाँ पे ये जल का निर्माण करता है। तो बच्चों ये चीज हमें समझ में आती है। अब हम अपने आगे के भाग में देखेंगे कि कैसे हम एनसीईआरटी के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और उनके अप्रोच को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।